जय हिंद साथियों। आज जिस मुद्दे पे आपसे मैं बात करना चाह रही हूं वो मुद्दा आप जानते हैं कौन सा मुद्दा है। आज बहुत हल्ला है चारों तरफ, मगर वो चारों तरफ कौन सी जगह है? वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बातचीत हो रही है। उस उनकी गिरफ्तारी के बारे में आप और मैं भी चर्चा कर लेते हैं कुछ, क्योंकि आज जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर यह बताया गया कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आके इस बात को बोल रहे हैं। जब वे इस बात को बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उसका कारण बता रहे हैं कि एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि पत्रकार को गिरफ्तार करने का कारण एक पुराना केस है। टीआरपी स्कैम वाला केस नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं कि पुलिस उन्हें बार बार बुला रही थी। एक पुराना केस है अन्वय नायक का। अन्वय नायक एक व्यक्ति है, इंटीरियर डिजाइनर थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में। उनकी और उनकी माता जी का देहांत हो चुका है। जानते हैं कैसे हुआ उनकी माता जी का देहांत? और उन्होंने आत्महत्या करी। और अर्नब गोस्वामी पर 306 लगाया गया है। अबेटमेंट टू सुइसाइड के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मैटर के लिए आपको कहा जाएगा कि यह मैटर क्लोज हो चुका है। आप मुझे बताइए कि अगर मैटर को क्लोज होने की बात करी जाती है तो मैटर तो रीओपन भी हो सकता है। अगर एक विधवा महिला इस बात को कह रही है कि मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे पति और मेरी सास की सुइसाइड में इनका हाथ है, और एक सुइसाइड नोट छोड़ा था अन्वय नायक ने जिसमें साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी को दोषी बताया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैटर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जो पत्नी थी अन्वय नायक की, दोबारा से मैं देख रही थी कि मई के महीने से वे बार बार अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके पास जाके गुहार लगा रही थी। तो जब ये हुआ है तो क्या ये मुद्दे को आप इसे उसी प्रकार से देखना चाहेंगे जैसे आप पहले दूसरे मुद्दों को देखते रहे हैं? क्या आप इसे लोकतंत्र की हत्या मानेंगे? सवाल ये उठता है। और मैं इस बात को अवश्य मानती हूं कि अगर पत्रकारों की आवाज को दबाया जाए तो उसे लोकतंत्र की हत्या माना जाना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बोल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी बयान आया, मैंने अभी देखा उनका ट्विटर पे, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि ये गलत तरीके से किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब ये बार बार कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो उसकी याद दिला रहा है। ये उसकी याद दिला रहा है ना आपको? तो ये बात ये मान रहे हैं, ये इस बात को तब भूल जाते हैं जब ये स्टूडेंट्स को उठा लेते हैं, जब अपने देश के नौजवानों को उठा लेते हैं, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पर उठा लेते हैं। और तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। अभिव्यक्ति की आजादी की अगर हम बात करें तो हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारे मतलब इसको मेजर करने के तरीके हैं वो बराबर होने चाहिए। मैं आपको उत्तराखंड का एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ने एक केस किया था एक पत्रकार के विरुद्ध, समाचार प्लस के उमेश कुमार के विरुद्ध। उसके अलावा उसमें उन्होंने दो लोगों के जो वेब पोर्टल्स हैं उनके नाम दिए, परवतजन डिजिटल, क्राइम स्टोरी। जहां तक मुझे याद है यही दो थे। अब क्योंकि परवतजन डिजिटल और क्राइम स्टोरी उमेश कुमार के साथ साथ उनके जो भी चैनल्स वगैरह है वो मुख्यमंत्री के विरुद्ध बातें लिख रहे थे, उनके विरुद्ध लिख रहे थे। अब आप देखिए कि उस मैटर में और इस मैटर में कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये मैटर एक सुइसाइड वाला मैटर है, वो वाला मैटर एक व्यक्ति ने कंप्लेंट दी कि इन लोगों ने मेरा डेफमेशन किया, मतलब इन्होंने मानहानि का
दावा उन्होंने किया इन पत्रकारों के विरुद्ध, मगर पुलिस ने उसमें राजद्रोह का सेक्शन जोड़ दिया। राजद्रोह, वो व्यक्ति कह रहा था कि मेरा मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं, पुलिस धारा जोड़ रही थी कि व्यक्ति की कंप्लेंट के हिसाब से ये जो पत्रकार है ये सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, सरकार को गिराने की। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूं, मैं इसलिए बोल रही हूं ये, क्योंकि इससे साफ था कि एक व्यक्ति की निजी कंप्लेंट पे पुलिस किस प्रकार से मुख्यमंत्री के लिए धाराएं जोड़ रही थी। जो व्यक्ति कह रहा था मेरा मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं, तो अब हमारे मुख्यमंत्री को जब वो ट्वीट करते हैं तो इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा कि ये जो पत्रकार है, इनमें से एक पत्रकार को शायद काफी समय तक जेल भी हुई, उनके परिवार के बारे में क्या कहा जाएगा। अब जानते हैं उस मैटर में माननीय उच्च न्यायालय ने सरासर खारिज कर दिया उस प्राइवेट पर्सन की कंप्लेंट को, मतलब जो एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी कि एक झूठे मुकदमे में फंसा कर आपने एफआईआर करके लोगों को जेल भिजवाने की कोशिश करी, पत्रकारों को, क्योंकि आप पत्रकारों से बदला लेना चाह रहे थे, क्योंकि पत्रकार आपके विरुद्ध बात कर रहे थे। मैं आज भी हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो ये कहता है कि लोकतंत्र की हत्या होती है अगर हम अपने पत्रकारों की आवाज दबाते हैं। अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी के बारे में ये बातें बता रहे हैं। आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में जहां शिवसेना की सरकार है, इतने महीनों तक मतलब जब से शिवसेना की सरकार रही है तब से वे उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक कितनी बातें उन्होंने कही। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या क्या नहीं कहा, किस तरह से सरकार को टारगेट नहीं किया, अभद्र भाषा का किस प्रकार इस्तेमाल किया, पेंगुइन पेंगुइन करके शायद आदित्य ठाकरे को उन्होंने बुलाया, उसको भी मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूं, किस भी कारण से उन्होंने किया। मतलब आप कुछ भी बोलते रहे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। अब जब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है एक अन्य मुकदमे में, तो आप ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है एक मुकदमे में जहां सरकार का रोल है। सरकार का रोल नहीं है। वो जो महिला है, आपको याद होगा, वो महिला काफी समय से न्याय की गुहार लगा रही है, और वो अन्वय नायक की पत्नी, उनकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने पेज पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज दोबारा उनका पुराना वाला वीडियो शेयर किया, जो उसका सेकंड उनका वीडियो था, वो मुझे अभी मिला नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पेज पे अवश्य होगा। आप मुझे बताइए कि क्या उस महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए। और ये कहते हैं कि केस में एफआईआर लग चुकी है, केस क्लोज हो चुका है, तो केस को ओपन करने का भी तो अधिकार होता है। आप तो अगर एक केस में इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है क्योंकि एक महिला कह रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ, तो क्या आप इसे अन्याय मानेंगे? क्या आपको ये गलत लगेगा? ये आपको सोचने की आवश्यकता है। तो बातों में जिस तरह से घुमाया जा रहा है, जिस तरह से भ्रमित करा जा रहा है, आप लोग भ्रमित ना होएं इस वाले मैटर में। और टीआरपी स्कैम वाले मैटर में कोई कनेक्शन नहीं है। रिपब्लिक भारत में आज मैंने देखा कि एक कोई उनके एंकर है जो ये कह रहे थे आज हद हो गई है, मुझे दिक्कत है बाकी पत्रकारों से। बाकी पत्रकार अमेरिका की न्यूज दिखा रहे हैं और अर्नब गोस्वामी जो एक पत्रकार है उनको अरेस्ट किया गया, इस खबर को नहीं दिखा रहे। मतलब ये खबर में बने रहना चाहते हैं, बातों को गुमराह करके ये पेश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अन्य जो चैनल्स है वो भी गुमराह करके उसे पेश करें। जिस प्रकार की बदतमीजी अर्नब गोस्वामी करते रहे हैं, उस तरह की बदतमीजी को और वो अन्य मीडिया चैनल्स के साथ भी करते रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आज अन्य चैनल्स उनका साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो आप और मैं उनको दोष दे सकते हैं। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि अमेरिका की न्यूज दिखा रहे हैं ना कि अर्नब की।
मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में मुंगेर बिहार में एक आतंकी घटना हो जाती है जो पुलिस द्वारा घटित करी जाती है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जनता दल यूनाइटेड भाजपा की सरकार है, तो क्या यह आवश्यक नहीं था कि उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते? हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आतंकवादी घटना पर कब बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? वो बोलते हैं जब फ्रांस में आतंकवादी घटना होती है। हमारा तो निवेदन उनसे यह है कि हर चीज को बराबर रूप से देखें और देश में अगर कोई गलत घटना हो रही है तो उसके बारे में बोले। लेकिन आज रिपब्लिक भारत को बड़ी दिक्कत हो रही है कि बाकी चैनल्स उनकी खबर नहीं दिखा रही है और खबर दिखा रही है यूएसए के चुनाव के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कोई तर्क है? नहीं है ना। अगर हमारे यहाँ चुनाव होते और हमारे पत्रकार, मैं और भी पत्रकारों की अगर बात करूं उसमें अर्नब गोस्वामी भी है। अर्नब गोस्वामी अपना ये चैनल बना के बैठे हैं और केवल अपने बारे में ही तो बात कर रहे हैं। मैं तो पिछले कई समय से देख रही हूं कि अपने चैनल की टीआरपीज को बढ़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगता था अपने चैनल की टीआरपीज को बढ़ाने के लिए वे अपने बारे में ही बात करते, मेरे को पुलिस ये कर रही, मेरे को। अगर आपको शहीद होना है, शहीद बन के दिखाना है तो आप जाइए बाहर और दूसरे चैनल अगर आपको बुलाते तो वहां जाइए। आपने एक चैनल बनाया, उसका नाम आप रख देते रिपब्लिक भारत। आप कौन हैं? आप ही हैं क्या केवल रिपब्लिक भारत? और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक ऐसा चैनल जिसने अपने आप को रिपब्लिक भारत बता दिया, जैसे कि वो हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अर्नब गोस्वामी सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते। अर्नब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो उनकी पहले की पत्रकारिता से बहुत फर्क है और बहुत ही तुच्छ तरीके की पत्रकारिता हो गई है। जब उनके जैसा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इस तरह की चीज करता है केवल इसलिए ताकि वो चाटुकारिता करे, वो न्यूज में बना रह सके और वो पैसे कमा सके। तीसरी बात जो मैंने कही पैसे कमाने वाली, मैं आपको बता दूं कि ये अन्वय नायक की जो पत्नी के आरोप है, मैं उसके बिना पे ये बात कह रही हूं क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारा पैसा ऐसा था जो उनके पति अन्वय नायक को मिलना था, जिसको नहीं मिलने पर उस मुसीबत से वो नहीं निकल पा रहे थे, उससे डिप्रेशन में गए और उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी क्योंकि सिचुएशंस ठीक नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उन्होंने और उनकी माताजी यानी कि इस महिला के पति अन्वय नायक और इस महिला की सास अन्वय नायक की मां ने आत्महत्या करी। इस मैटर में अगर आज तहकीकात हो रही है तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये देश की एक आम महिला है, एक विधवा महिला है जिसकी एक बेटी है और उन्होंने इस बात को लिखकर, उन्होंने इस बात को कहकर अपनी वीडियो में छोड़ा है कि यदि मुझे और मेरी बच्ची को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अर्नब और वो 2 और व्यक्ति होंगे जिनका नाम इस एफआईआर में ऑलरेडी है। जी हाँ, तो ये एफआईआर केवल अर्नब गोस्वामी पे नहीं है, इसमें 2 और व्यक्तियों के नाम है। तो आप लोग भी भ्रमित मत हुआ करिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की राजनीति आपके राज्य में हो रही है, जिस तरह से आपकी सत्ता में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, जो आपके विरुद्ध लिखते हैं, उनको आप उठा लेते हैं, उन पर धाराएं ऐसी लगवा देते हैं राजद्रोह की, तो आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप कांग्रेस पार्टी पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा सके। ये तुच्छ राजनीति है और अगर पत्रकारों पर आपने आरोप लगाए तो याद रखिएगा कि वो पत्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है बरी भी कर दिए गए और एकदम इनिशियल स्टेजेस पर एफआईआर को क्वॉश कर दिया गया जब आप उच्चतम न्यायालय गए, क्योंकि आपके विरुद्ध एक फाइंडिंग आई थी उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय ने कहा कि जो आरोप इन पत्रकारों ने आप पर लगाए, क्योंकि उसमें आरोप लगाए गए थे साथियों कि पैसा झारखंड से
एक व्यक्ति के अकाउंट में आए थे। अमृतेश चौहान नाम के व्यक्ति ने झारखंड से पैसा जो है वो ट्रांसफर किया था इस एफआईआर को दर्ज करने वाले व्यक्ति के अकाउंट में, जो कह रहा था मेरा मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। उसकी एफआईआर पे आपने राजद्रोह लगवा दिया, आपकी पुलिस ने लगाया। तो क्या पुलिस जो है वो आपके लिए काम करती है? और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद आपके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एक एफआईआर दर्ज करी जाए और इसमें तहकीकात करी जाए, जांच करी जाए, ताकि ये जो गंभीर आरोप है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। परंतु आप उस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए, जिसका मैं आदर करती हूं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और आप इस मैटर को लेकर जब गए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4 हफ्ते का समय दिया है आपको कि आप इसमें जवाब दें, और जो विपक्षी है वो भी जवाब दें कि इस मैटर में आपको सुने बिना कैसे उच्च न्यायालय ने एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश सीबीआई को दिए थे। और इसमें स्टे है, खारिज नहीं हुआ साथियों, खारिज नहीं हुआ, केवल और केवल स्टे है उसके, और समय दिया गया। तो उसमें सुनवाई होगी, फिर उच्चतम न्यायालय ये बताएगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं, या जो भी उन्होंने कहना होगा, चाहे वो उच्च न्यायालय को वापस ये मैटर दे या इस बात को सरासर खारिज कर दे या खुद ही इसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे। ये टोटली माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। आपको अधिकार था माननीय मुख्यमंत्री जी उच्चतम न्यायालय जाने का, पर उच्चतम न्यायालय ने आपको क्लीन चिट नहीं दी। आपने पत्रकारों पर राजद्रोह लगवाया, किसी एक प्राइवेट पर्सन, एक आम व्यक्ति की कंप्लेंट पर 3 पत्रकारों पर जो दर दर की ठोकरें खाने लगे थे। उसमें भले ही आपको मैं ये भी कहूंगी कि एक पत्रकार ऐसे भी थे जिनको आपने अपनी गोद में बिठाया था, क्योंकि उस पत्रकार ने सरकार कांग्रेस की गिराई थी। जब कांग्रेस की सरकार गिराई थी तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में और जगह जगह पे बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगा के आपने स्टिंग दिखाए। यही पत्रकार ने जब आपके ऊपर स्टिंग किया तो आपको इनसे प्रॉब्लम हो गई, और मौका ढूंढते ढूंढते आपने पहले भी किया, और अब जब दोबारा मौका मिला तो आपने उनकी गिरफ्तारी की पूरी कोशिश करी। मगर ये पत्रकार उमेश कुमार ये भी चालाक निकले और आपके हाथ नहीं आए। मगर जिनको आपने घर से उठाया था पुलिस भेजकर, मुझे वो तस्वीर याद आती है। उस तस्वीर को और अर्नब गोस्वामी की तस्वीर को जब मैं याद करती हूं तो दोनों में मुझे फर्क कुछ नहीं दिखता। मुझे यही दिखता है कि उस वाली तस्वीर में और इस वाली तस्वीर दोनों में पुलिस उठा के ले गई। मगर जो फर्क दिखता है, फर्क भी दिखता है, फर्क दिखता है वो ये कि मुंबई की पुलिस ने खुलेआम उठाया अर्नब गोस्वामी को। वो तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो गई। परंतु जो तस्वीरें हमने राजेश शर्मा क्राइम स्टोरी वाले देखी थी कि किस प्रकार से पुलिस उनके घर के गेट पर गई रात को 12 बजे कौन जाता है, उनके दरवाजे पे खटखटाती है, बारिश हो रही है, गाड़ियां जगह जगह पे पुलिस ने बिना नंबर की रखी हुई है। उसके बाद वो बाहर आते हैं गेट के बाहर, पुलिस उनको पकड़ के अपने साथ ले जाती है। जो ये तस्वीरें हमने देखी थी ना, ये चोरी छुपे करी गई थी। इसलिए फर्क है। लोकतंत्र की हत्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल वेंडेटा नहीं लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी सदैव कुर्सी पर नहीं रहेंगे। आपको उच्चतम न्यायालय से क्लीन चिट नहीं मिला है। आपने एक और रिक्वेस्ट करी थी माननीय उच्चतम न्यायालय से, और वो रिक्वेस्ट ये थी कि जो मुकदमा क्वॉश किया, जो एफआईआर को क्वॉश किया था माननीय उच्च न्यायालय ने, उसको इंस्टेट करे, मतलब उसको दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करे ताकि उसमें जांच हो सके। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपकी इस प्रेयर पर कुछ नहीं कहा है।
अपने ऑर्डर पे। तो लोकतंत्र की हत्या के बारे में बात अवश्य करें, मगर सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। और यहां पर जहां तक बात है अर्नब गोस्वामी की, तो अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल भले ही उनका पक्ष रखें, उनको अधिकार है, मगर याद रखें कि जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी, जबकि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, वो लिव इन गर्लफ्रेंड उनकी थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड थी तो उनकी बहू समान थी, पत्नी समान थी। और आपने उन पर जिस तरह के लांछन बिना सबूतों के लगाए थे, वो भी एक पत्रकार को शोभा नहीं देते। किसी भी उस बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद अब जब बेल मिली तो ये कहा माननीय न्यायालय ने कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो आपने जो किया क्या वो सही है? नहीं है ना। तो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके समर्थक जो हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। वो सचमुच में इस देश के समर्थक नहीं है, इस देश को प्यार नहीं करते, इस देश के कानून पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कोई गलत करता है तो बलात्कारी का खून कर दो, उसका एनकाउंटर कर दो। ऐसे नहीं चलता देश, कानून के तहत चलता है देश। मैं उम्मीद करती हूं कि अन्वय नायक की पत्नी के घावों पर मलहम लगेगा, अन्वय नायक की पत्नी और बेटी को इंसाफ मिलेगा। बहुत देर से मिल रहा है न्याय, मगर कुछ हद तक आगे बढ़ा है। मुझे भी ऐसा लगता था कि अन्वय नायक की पत्नी गुहार लगाती फिर रही है, मगर बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरीके से गुहार लगाती फिर रही है, पति को खो चुकी है, सास को खो चुकी है, तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनके मैटर को रीओपन करा जाए अगर उसमें एफआईआर लगी भी है? अगर कोई मैटर में एफआईआर लगता है तो साथियों आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, हम हमेशा एफआईआर लगने के बाद भी केस को खुलवा सकते हैं। और अगर केस को पुलिस वाले तैयार, उनके पास अधिकार होते हैं खोलने के, अगर वे तैयार ना हो तो आप माननीय न्यायालय में जाकर केस को दोबारा जांच करवा सकते हैं। जांच दोबारा पुलिस ही करती है, और पुलिस ये जांच इसीलिए कर पाती है क्योंकि एफआईआर फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि उस मैटर में जांच दोबारा ना हो। क्या लोगों से गलतियां नहीं हो सकती? अगर आपने एफआईआर लगाई, जांच करी, आप जानते नहीं क्या पुलिस किस तरह से बिकती है हमारे देश में? जानते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है पुलिस को बिकते हुए। मैं जानती हूं कि कैसे वो कुछ ब्लैक डॉग की बॉटल्स पे बिक जाती है, वो 50-60 हजार में बिक जाती है, 10,000 में बिक जाती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि उस महिला के दुख पर मलहम लगेगा, उसके घाव कुछ हद तक भरेंगे। अपने पति के जाने का, सास के मर जाने का जो दुख है उसको तो हम नहीं कम कर सकते, मगर न्याय की उम्मीद हम अवश्य कर सकते। मुंबई पुलिस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस में से मानी जाती है, और अब देखना यह है कि मैटर कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट से बेल की भी एप्लीकेशन जाएगी। अगर बेल भी मिलती है वो भी उनका अधिकार है, उसमें भी हम नहीं कह सकते कि उनको क्यों बेल मिली। अगर कोर्ट समझती है कि उन्हें बेल मिलनी चाहिए तो अर्नब गोस्वामी को बेल भी मिलेगी। साथियों, हमें कानून पर विश्वास रखने की जरूरत है। जागरूक नागरिक बनिए, कानून पर विश्वास रखिए, तभी देश में कानून व्यवस्था ठीक होगी और तभी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। बहुत सारे लोग जो है, बिल्कुल आपको अधिकार है कि आप ये कहें कि आई सपोर्ट अर्नब सर। बिल्कुल आप अर्नब को सपोर्ट करें, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप सपोर्ट ना करें। मैंने कहा क्या, मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाए हैं। आप कह रहे हैं, आपको कैसे पता? ये कह रहे हैं रिया एसएसआर की गर्लफ्रेंड है, तो सच क्यों नहीं बोलते? आपको पता है क्या वो झूठ बोल रही है? आप कौन से जज है? जैसे मैं नहीं कह सकती कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप है वो सही है या नहीं। मैं नहीं हूं, कोई भी नहीं हूं मैं कहने वाली, और मैं कहूंगी भी नहीं। मैं सही को सही और गलत को गलत बोलती हूं, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूं। क्या आप मेरे से सहमत हैं? महाराष्ट्र में आप लिख रहे हैं कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है इसलिए बीजेपी राजनीति रोटी सेकने कूद गई, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आत्मनिर्भर। देखिए, मैं फिर कहूंगी
शैलेंद्र, तुम्हारी उम्र बता रही है कि तुम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे पापा ने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है। देखिए, मैं इस बात को भी नहीं मानती कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उन पर हाथ उठाया जाए, मैं ये नहीं मानती। लेकिन पत्रकारिता का जो स्तर है, जो गिरा है, उसको तो आप भी देख रहे हैं। इसलिए जब गलत हो तो गलत को गलत तो कहेंगे, सही को सही कहिए। नो इट्स गुड व्हेन विल संबित पात्रा नहीं, इस तरह की बातें हम इससे दूर ही रहें। मुंबई पुलिस, ग्रेट पुलिस, वेल डन, नाइस रिपोर्टिंग, शानदार पहल, निष्पक्ष। बिल्कुल अरविंद कुमार, मैंने निष्पक्षता से बोला, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए अर्नब गोस्वामी के ऊपर। मैं तो आरोप लगा रही हूं अपने राजनेताओं पर जो सिलेक्टिव आउटरीच दिखाते हैं। मेरे राज्य में 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, मेरे राज्य उत्तराखंड में ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने देंगे, आगे भी नहीं होने देंगे। उन्होंने ये किया, ये गलत किया। मैं कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार होती तो भी गलत को आप गलत ही कहेंगे, गलत को सही नहीं कह देंगे। सही किया सरकार ने। दिगंबर जी कह रहे हैं अधिकतर लोग जो हैं, देखा दिनेश सोनी जी, मैंने तो कहा ना कि मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता रही हूं कि किस मैटर में उन्हें अरेस्ट किया गया है। ये मैटर एक महिला का है। वो महिला बोल रही है, बार बार जा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। जाइए पेज पर मेरे और देखिए वीडियो, मैंने दोबारा से शेयर करी है उस वीडियो को, अन्वय नायक की जो पत्नी है उनकी वीडियो को, और किस प्रकार से वे गुहार लगा रही हैं कि उनको न्याय मिले। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? एक महिला अगर अकेले लड़ रही है तो मैं उस महिला के साथ हूं। मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं उस महिला का साथ दूंगी, क्योंकि वो महिला अपने पति और अपनी सास को खो चुकी है और वो दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर पुलिस ने गलत किया है तो पुलिस के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए। जिस भी पुलिस वाले ने उस केस को क्लोज किया था उसके खिलाफ भी केस खोल दे महाराष्ट्र की पुलिस, मैं तो ये कहूंगी। लेकिन जो राजनेता आज बोल रहे हैं, आप देखेंगे कि उसमें केवल और केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस मामले में बोले। जिस प्रकार से इन्होंने स्टूडेंट्स को उठाया, जिस प्रकार से इन्होंने स्टूडेंट्स को उठाया, जो स्टूडेंट्स गायब हो गए, आज तक उनके बारे में पता नहीं लगा पा रहे, जिस प्रकार से जेएनयू पे हमला किया था जिन छात्रों ने एबीवीपी के, उन छात्रों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। मैं उन पर सवाल कर रही हूं कि जब लोकतंत्र की हत्या आप करते हैं तब कुछ नहीं होता क्या? जब आप माइक बंद कर देते हैं राज्यसभा में किसान बिल को पास करने के लिए तो आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जब आप लोगों की आवाज दबाते हैं तब आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जब आप फेसबुक के साथ मिली भगत करके पेजेस की रीच रोक देते हैं तब आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। चुनाव है साथियों, मेरे पेज की रीच रोकी गई है। मेरे पेज में जो चीज मैं पोस्ट करती हूं वो टाइमलाइन पर बहुत समय तक दिखती नहीं। ये तो आप सब लोगों की वजह से, आप लोगों के समर्थन से, सहयोग की वजह से वीडियो जब चल जाती है तब वो टाइमलाइन पर दिखनी शुरू होती है। पर फेसबुक मुझे भी रोकता है मेरे पेज पे पोस्ट करने से। मुझे बता देता है कि मैंने कोई पोस्ट डाली थी, उसमें कॉपीराइट का वायलेशन हुआ, बताता उस वक्त नहीं बताता जिस वक्त डाली। जब 2-3 महीने बीत जाते तब बोलते। अगर मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ किसी की, चाहे वो कुमार विश्वास जी की हो या किसी की, तब ये मुझे बाद में बताते। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही क्या आपको? जब ट्विटर ये कहता है कि राहुल गांधी द्वारा स्वयं के द्वारा बनाई गई वीडियो में सेंसिटिव कंटेंट है इसलिए उसको वो ब्लॉक करते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। जब आप निष्पक्षता से पत्रकारिता नहीं कर पाते तो तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। जब निष्पक्ष पत्रकार को आप बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, उसको हर चीज में ब्लॉक करते हैं, उनके ऊपर केसेस करते हैं, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब आप सरकार गिराने जाते हैं तब साथ में आपकी सीबीआई और ईडी के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती।
होती है। जब करोड़ों रुपए कमाकर अब जिले जिले में अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज बनाते हैं, और वो भी ऐसे समय में जब नोटबंदी हो चुका है, ये पैसा कहां से आता है? आप जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा बार बार आपके पास आ रहा है, बाहर से फॉरेन फंडिंग का जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप आरटीआई के तहत इस बात को पता लगाने का जो परमिशन है उसको खत्म कर देते हैं। और ये कब होता है? जब नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी ये सब देश से बाहर जाते हैं। मगर आपके पास जो फॉरेन फंडिंग आती है, उस फॉरेन फंडिंग के बारे में आम जनता जो है आरटीआई डाल के पता नहीं लगा सकती। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है मगर उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा है, तो तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब सरकारें चुनी जाती है, आप सरकारों को गिराते हैं, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब जन जन ये कहता है, और याद रखिएगा केवल 23 करोड़ लोगों ने 23 करोड़ 130 करोड़ की जनता में से 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले थे। 23 करोड़ लोगों के अलावा जितने लोग हैं, जिन लोगों ने वोट किया, उनको अगर हम देखें तो वो भी 37 करोड़ लोग थे जिन्होंने वोट डाला। जिनके वोट नहीं है, जिन्होंने वोट नहीं डाला, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूं। तो 37 करोड़ लोग जिन्होंने वोट आपके विरुद्ध डाला, आप उनकी बात को नहीं मान देते, आप बैलेट पे वोटिंग नहीं करवाते, तो तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं और वोट जो है किसी भी पार्टी को डालो, और जब वो जाता है और जब जिस भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ आती है, वोट केवल और केवल कमल वाले बटन की तरफ जाता है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब आप कांग्रेस पार्टी में से तोड़ के लोगों को ले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब नहीं, तो आप कहते हैं कि ये भ्रष्ट हैं। जैसे विजय बहुगुणा जी के लिए आपने कहा था, जब वे कांग्रेस पार्टी में थे, उनको जब तोड़ के आप अपनी पार्टी में ले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। जब आप जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उनको तोड़ के अपनी पार्टी में ले जाते हैं, तब भी आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जब आप लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते, तब भी आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जब आप मुद्दे बनाते हैं, जैसे इन्होंने अभी बिहार के चुनावों में मुद्दा क्या बनाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जय श्री राम नहीं कहते, और जिन्हें जय श्री राम कहने में और भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। आप वोट दीजिए, बिहार के लोगों को कहा वोट दीजिए उनको जवाब देने के लिए, ये मुद्दा होता है। आप ये नहीं बता रहे कि आपने विकास क्या किया। अब की बार आप ये विकास की बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अगर कुछ किया है पिछले 7 सालों में, तो केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और अब शुरुआत हो चुकी है साथियों। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों को जागरूक भी करिए। जो बात इन बातों को घुमा घुमा के लोगों को बताते, गलत बातों को, तो याद रखिएगा। आखिर में फिर से एक बार आपको बता रही हूं कि ये जो केस था, ये केस सरकार की तरफ से नहीं है। ये केस अन्वय नायक नाम के एक व्यक्ति का था, जिसकी या तो पार्टनरशिप थी या किसी तरह का बिजनेस का तालमेल, मतलब उसका रिलेशनशिप था, रिश्ता था अर्नब गोस्वामी के साथ, और उस व्यक्ति ने सुइसाइड करा। उनकी मां ने भी सुइसाइड किया, और सुइसाइड नोट जो छोड़ा उसमें अब अर्नब गोस्वामी का नाम था। इस मुकदमे को दर्ज करा गया, मगर इस मुकदमे में पुलिस ने एक एफआईआर लगा दी थी। आप जानते हैं ना, इसके पहले सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और अर्नब गोस्वामी किसके लिए बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो पुलिस ने उस वक्त एफआईआर लगा दी थी, इस मैटर को क्लोज कर दिया था। तो अगर एक महिला को न्याय नहीं मिला तो क्या ये केस नहीं खुलना चाहिए? और ये लीगल है कि इस केस को खोला जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगी आखिर में कि अर्नब गोस्वामी को जब वो कोर्ट जाएंगे, उनके पास कोर्ट का रास्ता है। इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? उनको ये दिक्कत है कि बाकी मीडिया हाउसेज उनकी खबर क्यों नहीं दिखा रहे, जो अमेरिका की वोटिंग चल रही है उसके बारे में क्यों दिखा रहा है? तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है, आपको बेल मिल सकती है। हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जहां पे भी आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहां से कुछ निर्देश आए सरकार को भी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है साथियों। मगर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखा करिए। ये वही पत्रकार है जो अपने चैनल पर बैठा लेता है गेरुए वस्त्रों में लोगों को और उनसे डिबेट करवाता है। आपने सुना है कहीं? मतलब ऐसा कभी कभी तो मुझे अनुभूति होती है जैसे कि स्वर्ग का सीन है, सारे महान आत्माएं बैठी हुई हैं। मगर हम लोकतंत्र में रहते हैं।
किसी समुदाय विशेष को टारगेट करती हुई पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं होती है। जिस प्रकार के इनके वो कौन थे, वो प्रदीप भंडारी, वो कूद कूद के पत्रकारिता, आपको कैसा लगेगा? देखिए मेरे भी दो रोल्स हो सकते हैं, मैं कुछ वीडियोस ऐसे बना सकती हूँ जिसमें मैं संजीदा नहीं हूँ, सीरियस नहीं हूँ, तो उसमें मजाक है। लेकिन जहां पे इस मजाक का इशू नहीं है, उस समय, अब मैं इस मुद्दे पे लाइव कर रही हूँ, मजाक उड़ाऊं क्या? नहीं उड़ाना चाहिए ना, किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। और मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ, मुद्दे के बारे में आपको बता रही हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कंगना रनौत के ऊपर भी आखिर में बता दूं, एक मानहानि का मुकदमा जावेद अख्तर जी ने कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। तो देखते हैं उसमें भी क्या होता है। अब जिस तरह से वो भी कह रही है सोनिया सेना, मतलब आपको शर्म नहीं आती? किसी महिला को आप इस तरह से अपशब्द बोलते। ये एंटोनियो माइनो, देखिए अर्नब गोस्वामी के साथ मुझे एक और बड़ी दिक्कत है, ये महिलाओं से नफरत करते हैं, दिखता है। रिया चक्रवर्ती के पीछे किस प्रकार पड़े। देखिए महिलाओं को बैठा के महिलाओं के विरुद्ध बुलवाना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब महिलाओं को बैठा के महिलाओं के विरुद्ध बुलाना। भाई उन्हें तो अच्छा लगता है कि वो चैनल पे पहुंच गए। भाई अगर आपको अच्छा ही लगता है तो आप मेरी तरह फेसबुक पे आ जाइए, अपने साथियों से बात करिए। मेरा एम ये है कि आप लोग जागरूक हो। खैर, दोबारा आपसे मुलाकात होगी आज शाम को इसी मुद्दे पर। एक डिबेट में रहूंगी नेशन वन पर, उसमें भी अवश्य जुड़िएगा मेरे साथ। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।